गुड इवनिंग फ्रेंड्स। माय नेम इज अनु चौधरी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल पीसीएस वाला। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ज्योग्राफी के लिए आज मैंने वीडियो अपलोड किए थे जो कि ज्योग्राफी के पीवाईक्यू बेस्ड थे। यूपीपीएससी मेंस के चीज़ों को हम कवर कर रहे हैं। यूपीपीएससी के मेंस में जो भी पीवाईक्यू पूछे गए हैं, ज्योग्राफी से हो गया या जो भी सब्जेक्ट से पूछे गए हैं सब्जेक्ट वाइज, हम उसको एनालिसिस यहाँ पे कर रहे हैं। जिसमें कि एक थीम बेस्ड मैंने वीडियो को अपलोड की थी, जिसमें कि हम जो थीम्स इंपॉर्टेंट था जैसे कि वुमेन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे उसको मैं उस वीडियो में टैकल की थी। दूसरा आज वीडियो मैंने अपलोड की हूँ जिसमें कि ज्योग्राफी के रिलेटेड जो भी पीवाईक्यू मेंस में पूछे गए हैं उन क्वेश्चंस को मैं उसमें टैकल की हूँ। ठीक है, अभी आज से मैं एक न्यू सीरीज शुरू करने जा रही हूँ जिसमें कि डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। और डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस से आप भी अपने आंसर को लिख के मुझे आप सेंड कर सकते हैं इवालुएट करने के लिए, अदरवाइज खुद आप इवालुएट भी कर सकते हैं। जैसे कि डेली एक क्वेश्चन हम लेंगे और उस क्वेश्चन के ऊपर ब्रेन स्टॉर्मिंग के साथ में आप क्या क्वेश्चन लिख सकते हैं, क्या आंसर उसका लिख सकते हैं और क्या उसके लिए आंसर बेहतर होना चाहिए, उसका मॉडल आंसर हम देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आज का डे 1 है और डे 1 में हम जो है आज से शुरू कर रहे हैं डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। ठीक है, जिसमें कि आज जो मैं क्वेश्चन ली हूँ ये हमारा क्वेश्चन है वुमेन बेस्ड के ऊपर, क्योंकि टोटल 4 to 5 क्वेश्चन थे जो कि वुमेन के ऊपर पूछे गए थे। तो इससे रिलेटेड सबसे पहले हम इसे उसको देखते हैं। उसके बाद से ज्योग्राफी के ऊपर देखेंगे, फिर हिस्ट्री के ऊपर देखेंगे। और इस सीरीज को अगर कंटिन्यू करना आप चाहते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट रिप्लाई कीजिएगा पक्का कि इसके लिए आगे वीडियो को कंटिन्यू करना है या नहीं करना है। आप मुझे अपने सजेशंस को दे सकते हैं। ठीक है, तो आज का जो हमारा क्वेश्चन होने वाला है वो है इवालुएट द चेंजिंग स्टेटस ऑफ वुमेन इन इंडिया। 125 वर्ड्स में इसको लिखना है और ये पूछा गया था 2018 में। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसके लिए मॉडल आंसर्स क्या क्या हो सकता है। और सबसे पहले आप अगर ब्रेन स्टॉर्मिंग करना चाहते हैं तो कुछ रिलेटेड जो टॉपिक्स आपके पास, तो ऑब्वियसली ये बहुत इजी टॉपिक है और इसके रिगार्डिंग आप बहुत सारी चीज़ों को यहाँ पे आप देख सकते हैं और ले सकते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें आपको जानने की ज़रूरत है। सबसे पहले कुछ यहाँ पे ब्रेन स्टॉर्मिंग की अगर बात करें तो कुछ चीज़ें मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगी जिसमें कि इस आंसर्स को हम कम्प्लीटली देख पाएँ और उसके अकॉर्डिंग हम अपने थिंकिंग को भी थोड़ी अप्लाई कर पाएँ, ताकि हम देखें कि हम कहाँ तक इस चीज़ों के बारे में सोच सकते हैं। सबसे पहले वुमेन के कंडीशंस की बात किया जा रहा है। वुमेन कंडीशंस जो है यहाँ पे कहा जा रहा है कि ह्यूमन कंडीशन जो है चेंज होते जा रहा है अकॉर्डिंग टू टाइम। ठीक है, टाइम के अकॉर्डिंग में जो है वुमेन का कंडीशन क्या होते जा रहा है, स्टेटस जो है वो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो सबसे पहले ये चीजें आपको देखने की जरूरत है कि वुमेन की कंडीशंस अगर हमें पूछा जा रहा है तो चेंजेस कैसे आया है आपको पता कैसे चलेगा। ठीक है, तो चेंजेस के फेजेस का डिस्कशन हम करेंगे सबसे पहले कि जो फेजेस हैं कौन कौन से फेजेस हैं। तो सबसे पहले आपको देखना होगा कि फेजेस ऑफ स्टेटस ऑफ वुमेन, ठीक है, जिसमें कि ये चेंजेस हो रहा है। तो अगर फेजेस की बात करें तो आपको पता है जैसे कि हिस्ट्री आप पढ़ते हैं तो हिस्ट्री में भी 2-3 पार्ट्स में हम उसको डिवाइड करके पढ़ते हैं। तो सबसे पहले आप बात करेंगे एंशिएंट टाइम में वुमेन की कंडीशंस कैसी थी। ठीक है, दूसरा हमारा पार्ट जो होगा मेडिवल टाइम में वुमेन की कंडीशंस कैसी थी। और लास्ट में आपका जो है कंटेम्प्रोरी, यानी कि अभी के टाइम में करंटली वुमेन का जो है कंडीशंस कैसा है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और फिर लास्ट में आपको पता है कि ऐसा चीजें अगर हो रहा है तो इसके चैलेंजेस क्या है और इस चैलेंजेस को टैकल करने के लिए हमें वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए, इन सारी बातों के ऊपर हम ध्यान देंगे। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस है जिसके ऊपर आप इस टॉपिक में आप अपना ध्यान दे सकते हैं कि क्या क्या चीजें आपको यहाँ पे सोचना चाहिए। अब आइए इसके मॉडल आंसर की तरफ देखते हैं कि क्या क्या चीजें इसके मॉडल आंसर में हम इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि इवैल्यूएशंस करने के लिए बोल रहा है तो सबसे पहले ये तो चीजें आप लिखेंगे कि द स्टेटस ऑफ वुमेन इन इंडिया हैज अंडरगोज टू सिग्निफिकेंट चेंजेस एट अ टाइम या ओवर अ टाइम शेप्ड ऑफ द सोशियो कल्चरल, यानी कि कभी भी डायमेंशंस को हम दिखाएंगे तो सोशियो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक फैक्टर्स या कल्चर फैक्टर सारी चीजों को हम दिखाएंगे। तो इकोनॉमिक फैक्टर वाइल प्रोग्रेस हैज बीन मेड चैलेंजेस रिमेन हियर इन द इवोल्यूशंस फॉर द चेंजिंग स्टेटस ऑफ वुमेन इन इंडिया। ठीक है, तो हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट की अगर बात करें तो हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट में जैसे कि मैंने आपको बताया कि एंशिएंट पीरियड हो गया, आपका मेडिवल पीरियड हो गया, कॉलोनियल पीरियड में कैसा कैसा कंडीशंस था वुमन का, वो चीजें हमें दिखाने की जरूरत है। ऑब्वियसली यहाँ पे ये जो 125 वर्ड से ज़्यादा हो सकता है लिमिट, क्योंकि अंडरस्टैंड हमें मुझे क्या करना है इसको समझाना है आपको, सो दैट्स ये ज़्यादा हो सकता है। बट आप अपने इस चीज़ों को ब्रीफली करके आपको 120 वर्ड्स में इसको क्या करना है, लिखना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं सबसे पहले कि हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट जो है इसमें एंशिएंट टाइम में वुमन का कंडीशंस कैसा था। तो अगर एंशिएंट टाइम में वुमन की कंडीशंस की अगर आप बात करेंगे तो बहुत सारे वुमन हेल्प सिग्निफिकेंट रोल, यानी कि बहुत सारे रोल्स में वुमेन्स पार्टिसिपेट करती थी, जैसे कि एजुकेशन हो गया,
पॉलिटिक्स हो गया, रिलीजियस एक्टिविटीज हो गया, ठीक है। जैसे कि स्कॉलर की अगर बात करेंगे तो गर्गी और मैत्री जो हैं, जो कि बहुत ही प्रोमिनेंट एग्जाम्पल्स हैं आपके एंशिएंट टाइम में, ठीक है। वैदिक पीरियड की बात करें तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि इक्वालिटी और असेस ऑफ एजुकेशन यहाँ पे, और प्रॉपर्टी की राइट भी यहाँ पे वुमेन्स को दी जाती थी। नेक्स्ट अगर बात करें मेडिवल पीरियड में कि वुमेन का कंडीशंस कैसा था, तो मेडिवल पीरियड में अगर आप देखेंगे तो स्टेटस ऑफ वुमेन डिक्लाइन ड्यू टू सोशियो पॉलिटिकल चेंजेस। यानी कि मेडिवल टाइम में देखेंगे वुमेन के कंडीशंस जो है वो क्या होने लगा, स्टेटस डिक्लाइन होने लगा। क्यों? क्योंकि सोशियो पॉलिटिकल चेंजेस होने लगा और ये पेट्रियार्कल नॉर्म्स के द्वारा क्या होने लगे, इन्फ्लुएंस होने लगे, ठीक है। तो जिसमें कि चाइल्ड मैरिजेस हो गया, पर्दा सिस्टम हो गया, सती हो गया, लिमिटेड मोबिलिटी, और लिमिटेड मोबिलिटी यानी कि जो पार्टिसिपेशन भी है वो क्या होने लगा, धीरे धीरे लिमिट की तरफ जाने लगा, ठीक है। उसके बाद से तीसरा अगर फैक्टर हम देखें तो तीसरा फैक्टर देखेंगे कॉलोनियल पीरियड, ठीक है। तो कॉलोनियल पीरियड की अगर बात करें तो रिफॉर्मर्स लाइक द राजा राम मोहन रॉय, आपको पता है कि इन्होंने जो है मॉडर्न क्रिएटर ऑफ मॉडर्न इंडिया भी इनको बोला जाता है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ये भी वुमेन के लिए बहुत सारे काम किए। सावित्री बाई फुले हो गई, जो कि रिग्रेसिव प्रैक्टिसेस लाइक द सती प्रमोट वुमेन एजुकेशन, इन्होंने इसके बारे में इन्होंने अपराइटमेंट के बारे में इन्होंने सोचा था। उसके बाद से बात करें कि इंट्रोडक्शन ऑफ लॉज लाइक द विडो रीमैरिज एक्ट जो है 1856 में आया, जो अबोलिशन ऑफ सती की बात करें तो 1829 में, जो कि राजा राम मोहन रॉय राय जी के द्वारा किया जाता है। ये सिर्फ लीगल स्टेटस ऑफ वुमेन, उसके बाद से जो भी स्टेटस ऑफ वुमेन है उसमें थोड़ी सी सुधार देखने को मिलेगी। अब आइए देखते हैं कंटेम्प्रोरी चेंजेस क्या क्या है, ठीक है। कंटेम्प्रोरी चेंजेस से पहले आप देख लीजिए कि पोस्ट इंडिपेंडेंस यानी इंडिपेंडेंस के बाद से वुमेन का कंडीशंस कैसा रहा, ठीक है। तो उसमें देखेंगे तो यहाँ पे लीगल रिफॉर्म्स आपको देखने को मिलेगा, और लीगल रिफॉर्म्स में सबसे पहले देखने को मिलेगा कि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गारंटी करने लगा इक्वालिटी। यानी लीगल रिफॉर्म्स की जब हम बात करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे कि आर्टिकल 14 में राइट टू इक्वालिटी की बात की गई है। 14 टू 18 आर्टिकल में किसकी बात की गई है, तो राइट टू इक्वालिटी की बात की गई है। तो यहाँ पे कुछ कॉन्स्टिट्यूशन की चीजों के बेस के ऊपर कुछ चीजें दिए जाने लगे। प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन की बात करें तो ये भी 15 आर्टिकल में दी गई है। एंड इंश्योर द इक्वल पे, जो कि 39 डीपीएसपी में दी गई है, ठीक है। जैसे कि कुछ इंपॉर्टेंट लॉज की अगर बात करें तो हिंदू सक्सेशन एक्ट आया था, जो कि 1956 में आया था। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट आया था, जो कि 2005 में आया था, जो कि वुमेन के राइट को क्या करने लगा, स्ट्रेंथन करने लगा। फिर आप देखेंगे एजुकेशन की बात, तो फीमेल लिटरेसी हैज इंक्रीज टू सिग्निफिकेंटली। फीमेल लिटरेसी को देखेंगे तो 8.86% से, जो कि 1951 में था, वो 70% हो जाता है, जो कि रिसेंट ईयर में है। गवर्नमेंट स्कीम जैसे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये सारी चीज इसमें क्या करने लगे, एजुकेशन को हेल्प करने लगे गर्ल्स के लिए, ठीक है। उसके बाद से एम्प्लॉयमेंट की अगर बात करें तो वुमेन हैव इंटर टू द डाइवर्स फील्ड्स फ्रॉम द पॉलिटिक्स, जैसे कि पॉलिटिक्स हो गया, टेक्नोलॉजी हो गया। हाउएवर देयर लेबर्स फोर्स पार्टिसिपेशंस आर रिमेन्स रिलेटिवली लो, बट ये सारी चीजें हुआ कि डाइवर्स फील्ड में लोग काम करने लगे, पॉलिटिक्स और टेक्नोलॉजी में पार्टिसिपेट करने लगे, ठीक है। उसके बाद से जेंडर इनइक्वालिटीज भी देखने को मिला यहाँ पे, हाईलाइटिंग जेंडर इनइक्वालिटीज को भी क्या करने लगा, जाने लगा, हाईलाइट करने जाने लगा, ठीक है। उसके बाद से अब आइए बात करते हैं कंटेम्प्रोरी चेंजेस के बारे में। कंटेम्प्रोरी चेंजेस की अगर बात करेंगे तो कंटेम्प्रोरी चेंजेस में सबसे पहले आप देखेंगे सोशल एटीट्यूड, दूसरा देखेंगे इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, और तीसरा देखेंगे लीगल एंड सेफ्टी इश्यूज, ठीक है। तो सोशल एटीट्यूड की अगर बात करें तो सोशल एटीट्यूड में सबसे पहले आप देखेंगे कि अर्बनाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन हैव चैलेंज टू ट्रेडिशनल जेंडर नॉर्म्स, बट रूरल एरियाज स्टिल टू सिग्निफिकेंट गैप जेंडर इक्वालिटी। यानी अर्बनाइजेशंस और ग्लोबलाइजेशंस चैलेंजेस तो फेस करना पड़ रहा था, बट उसके बावजूद भी क्या हो रहा था, रूरल एरियाज में बहुत ही जेंडर इक्वालिटी के बीच बहुत ही गैप देखने को मिल रहा था। मूवमेंट लाइक जी जैसे कि आप देखेंगे हैशटैग मी टू मूवमेंट इंक्रीजिंग अवेयरनेस ऑफ द जेंडर वायलेंस हाईलाइटिंग चेंजिंग परसेप्शंस ऑफ द वुमेन राइट्स। इकोनॉमिक एम्पावरमेंट की बात करें तो वुमेन एंटरप्रेन्योर बनने लगी, लीडर आर इमर्जिंग टू द वेरियस सेक्टर्स, स्मार्ट अप एंड हेल्प सेल्फ हेल्प ग्रुप जो होता है, empower टू द रूरल एंड अर्बन वुमेन्स। उसके बाद से यहाँ पे कुछ इश्यूज लाइक द जेंडर पे गैप्स, उसके बाद से वर्कफोर्स एंड हरासमेंट परसिस्ट यहाँ पे देखने को मिला। फिर लीगल एंड सेफ्टी इश्यूज की बात करें तो डिस्पाइट एडवांसमेंट्स एंड द क्राइम जो है अगेंस्ट वुमेन इंक्लूडिंग डोमेस्टिक वायलेंस, सेक्सुअल हैरेसमेंट्स एंड द ट्रैफिकिंग रिमेन द प्रेसिंग कंसर्न, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट कंसर्न रहा। लॉज लाइक द निर्भया एक्ट 2012 की बात करें एम्स टू एड्रेस द इश्यूज बट इम्प्लीमेंटेशन इज इनकंसिस्टेंस। यानी कि ये ऐसे निर्भया एक्ट बनाया तो गया, बट इसके इम्प्लीमेंटेशन में काफी कहीं ना कहीं अभी भी चैलेंजेस देखने को मिलते हैं। उसके बाद से देखा गया कुछ इंपॉर्टेंट चैलेंजेस क्या क्या है। तो चैलेंजेस की अगर बात करें तो पैट्रियार्की यहाँ पे है, एसेस टू रिसोर्सेज है, वर्क फोर्स पार्टिसिपेशन है, और तीसरा वायलेंस एंड सेफ्टी है। अब इन सारे चीजों को आपने देख लिया कि सबसे पहले वुमेन के कंडीशंस को हम बात कर रहे हैं, तो वुमेन के कंडीशन हमने 3 फेजेस में देखे कि जो एंशिएंट हो गया, मेडिवल हो गया, मॉडर्न हो गया, इन टाइम पे क्या क्या चीजें हुआ। उसके बाद से आप देखेंगे राजा राम मोहन रॉय के द्वारा
कुछ इंपॉर्टेंट एक्ट लाए जाते हैं और उसके बाद से वुमेन के स्टेटस में सुधार देखने को मिलता है। फिर उसके बाद से कॉन्स्टिट्यूशंस में कुछ राइट ऐसे दिए जाते हैं जिसकी वजह से वुमेन के कंडीशंस में सुधार देखने को मिलता है। उस राइट से रिलेटेड आप देखेंगे कि जैसे राइट टू इक्वालिटी की बात करें तो आर्टिकल 14 बात करता है, डिस्क्रिमिनेशन की बात करें तो 15 आर्टिकल बात करता है, 39 की बात करें तो इससे रिलेटेड जो है डीपीएसपी में कुछ राइट्स दिए गए हैं जिसकी वजह से वुमेन के राइट क्या होने लगे, प्रोटेक्ट होने लगे। सो दैट्स ये सारी चीजें थे। लास्ट में आप इसको कंक्लूड कर सकते हैं और कंक्लूड पॉजिटिव जो भी चीजें आपने सम अप किया हुआ है उन सारे चीजों को एक साथ में जो है कंक्लूड आप कर सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू दिस सिनारियो वी कैन से लाइक दैट कि दिस इज द चेंजिंग स्टेटस ऑफ वुमेन इन इंडिया। ठीक है, और उसके बाद से वे फॉरवर्ड्स के लिए आपको पता ही है कि सारी चीजें जो भी चीजें हमारे पास दी गई है उसके इम्प्लीमेंटेशन अगर होने लगे तो शायद वुमेन की कंडीशन जो है इंडिया में बेटर हो जाएगी। ठीक है, तो ये कंक्लूजन्स में आप इसको लास्ट में लिख सकते हैं। आई होप कि यू लाइक दिस वीडियो। If you like this video, please subscribe the channel and comment for more video like this. Thank you.